नमस्कार दोस्तों, ओनली हिंदी आईएएस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ऐसे ही यूपीएससी सीएससी के लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर पॉडकास्ट सुनने के लिए अभी ओनली हिंदी आईएएस पॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज हम भारतीय भूगोल की उस पहली पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जिसे स्कूल की किताबों में हम सब ने पढ़ा है, भारत, आकार और स्थिति। पर हम इसे सिर्फ नंबर्स और लाइंस के तौर पर नहीं देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत के नक्शे पर खींची कुछ काल्पनिक रेखाएं हमारे मौसम, हमारे समय और दुनिया में हमारी हैसियत तय करती हैं। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये है कि इस चर्चा के बाद भारत का नक्शा आपके लिए सिर्फ एक तस्वीर न रहे, बल्कि एक जीती जागती कहानी बन जाए। और ये कहानी शुरू होती है भारत की विशालता से। अक्सर हम सुनते हैं कि भारत एक विशाल देश है, लेकिन इस विशालता का असल मतलब क्या है? इसे आंकड़ों से परे महसूस करना जरूरी है। सही कहा। तो चलिए इसी विशालता को ही सबसे पहले समझते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख। हाँ, अब ये नंबर शायद याद रखना मुश्किल हो, तो इसे ऐसे समझिए कि पूरा पश्चिमी यूरोप यानी जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे 10-12 बड़े देश जितनी जगह लेते हैं, लगभग उतना ही बड़ा हमारा अकेला देश है। अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। 7वें? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका के बाद? जी, उनके बाद ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भी हमसे बड़े हैं। यानी दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.4% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन दुनिया की आबादी का लगभग 18% हिस्सा यहीं रहता है। सही, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तथ्य है। अच्छा, ये तो हुई क्षेत्रफल की बात। इसके फैलाव यानी इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में क्या कहेंगे? इसका फैलाव भी उतना ही प्रभावशाली है। अगर आप उत्तर में लद्दाख से एक सीधी रेखा खींचें, इंदिरा कोल से, है ना? हाँ, इंदिरा कोल से लेकर भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक, तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा? जी, इसे ऐसे समझिए कि अगर आप कश्मीर से एक सुपरफास्ट ट्रेन भी पकड़ें तो आपको कन्याकुमारी पहुंचने में 2 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। देश इतना लंबा है। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ में गुहार मोती तक देश की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। यानी हमारा देश लंबाई में चौड़ाई से थोड़ा सा ज्यादा है। बिल्कुल, ये आंकड़े भारत के एक महाद्वीपीय आकार को दिखाते हैं। तो ये तो साफ है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक उपमहाद्वीप जितना विशाल है। लेकिन किसी देश की कहानी सिर्फ उसके आकार से नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर उसके एड्रेस से तय होती है। और वो एड्रेस लिखा जाता है अक्षांश और देशांतर की भाषा में। बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए, भारत के इस ग्लोबल एड्रेस को डिकोड करते हैं। हाँ, और ये रेखाएं जिन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये सिर्फ भारत का पता ही नहीं बताती, बल्कि हमारे मौसम, हमारी जलवायु और सबसे दिलचस्प हमारे समय को भी तय करती हैं। सबसे पहली बात, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका मतलब हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर के उत्तर में हैं। और इसका हमारी जलवायु पर सीधा असर पड़ता होगा। बिल्कुल। भारत का अक्षांशीय फैलाव बहुत बड़ा है। हमारी मुख्य भूमि दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है। मतलब काफी बड़ा रेंज है ये तो। जी, इसका सीधा मतलब यह है कि देश का दक्षिणी हिस्सा भूमध्य रेखा के काफी करीब है, जहां साल भर गर्मी और नमी रहती है, जैसे केरल या तमिलनाडु में। और उत्तर में? वहीं उत्तरी हिस्सा इतना दूर है कि वहां सर्दियां पड़ती हैं और हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ भी जमती है। मतलब एक ही देश में 2 अलग अलग दुनिया। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है? देशांतर के हिसाब से हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। हमारा विस्तार पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यहीं से समय की बहुत ही रोचक कहानी शुरू होती है। हाँ, आप उस 2 घंटे के अंतर की बात कर रहे हैं ना? जी, ये मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हाँ बिल्कुल। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, और हम जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। एग्जैक्टली।
इसका मतलब ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग चुका होता है तब गुजरात के कच्छ में रात का अंधेरा होता है। सच में? जब गुजरात में सूरज डूब रहा होता है तब अरुणाचल में बच्चे शायद अपना डिनर खत्म करके सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। 2 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ घड़ी का अंतर नहीं है, ये तो लोगों की दिनचर्या, उनके काम करने के घंटे, यहाँ तक कि उनकी बिजली की खपत पर भी असर डालता होगा। बिल्कुल। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? देखिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर को हमने भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन या मानक समय रेखा मान लिया। अच्छा। ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है और इसी के हिसाब से पूरे देश की घड़ियां चलती हैं। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जी। और इसी अक्षांशीय फैलाव के बीच से कर्क रेखा भी तो गुजरती है। बिल्कुल। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। ये एक तरह से जलवायु विभाजक है। बहुत महत्वपूर्ण जलवायु विभाजक रेखा है। हाँ। ये भारत को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटती है। जी। इसके दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जहां तक मुझे याद है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सही। और मजे की बात यह है कि रांची और गांधीनगर, 2 राज्यों की राजधानियां, इस रेखा के बहुत ही करीब स्थित हैं। तो हमने भारत का आकार समझ लिया, उसका ग्लोबल एड्रेस भी देख लिया। अब बात करते हैं कि इस एड्रेस का, इस लोकेशन का दुनिया में मतलब क्या है। एशिया और हिंद महासागर में हमारी स्थिति का क्या सामरिक महत्व है? भारत की अवस्थिति इसकी सबसे बड़ी भू राजनीतिक शक्तियों में से एक है। हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में बिल्कुल केंद्र में स्थित हैं। एकदम सेंटर में। हाँ। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला इसे एक प्राकृतिक दीवार की तरह बाकी एशिया से अलग करती है। इसी खास भौगोलिक पहचान के कारण भारत और उसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि भौगोलिक रूप से भी एक इकाई लगती है। बिल्कुल। और हिंद महासागर में हमारी स्थिति तो शायद सबसे अनोखी है, अद्वितीय है। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हिंदुस्तान पर पड़ा है। सही बात है। भारत इसकी शीर्ष पर एक ताज की तरह बैठा है। हमारी तटरेखा द्वीपों को मिलाकर लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। जी। इतनी लंबी तटरेखा हिंद महासागर पर किसी और देश की नहीं है। हमारा दक्कन का पठार हिंद महासागर में एक जहाज की नोक की तरह आगे निकला हुआ है। हाँ, मैंने नक्शे में देखा है। जो हमें पश्चिम में अफ्रीका और यूरोप से और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। तो ये स्थिति एक वरदान की तरह है, लेकिन इतनी लंबी तटरेखा की सुरक्षा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी तो होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए भारत की नौसेना का मजबूत होना और हमारी सागर जैसी नीतियां। हाँ, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सब इसीलिए इतनी जरूरी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति हमें अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों को सुरक्षित रखना हमारी विदेश और सुरक्षा नीति का एक बड़ा हिस्सा है। चलिए अब भारत के पड़ोस की बात करते हैं, जो काफी विविध और भू राजनीतिक रूप से हमेशा सक्रिय रहता है। हमारी जमीनी और समुद्री सीमाएं किन-किन देशों से लगती हैं? भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। 15,200? हाँ, और हम 7 देशों के साथ अपनी जमीन साझा करते हैं। चलिए पश्चिम से शुरू करके पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है। पश्चिम में है पाकिस्तान, जिसके साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख की सीमा लगती है। इस सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो 1947 में खींची गई थी। और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। हाँ, एक बहुत छोटी सी सीमा लगभग 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है, जिसे ड्यूरंड लाइन निर्धारित करती है। पर वो हिस्सा तो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है। जी, इसीलिए हमारी सीधी पहुंच वहां नहीं है। और उत्तर में हमारा विशाल पड़ोसी चीन के साथ हमारी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इस सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। और शायद यही लाइन आज भी तनाव का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल।
जब हम लद्दाख में गलवान घाटी या अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़पों की खबरें सुनते हैं तो हम असल में इसी मैकमोहन लाइन की अलग अलग व्याख्याओं के भौगोलिक और राजनीतिक असर को देख रहे होते हैं। मतलब भूगोल यहाँ सीधा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। हमेशा। चीन के बाद नेपाल और भूटान है जिनके साथ हमारे संबंध काफी अलग है। बिल्कुल। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा है, और भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की। इन दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते काफी हद तक खुले बॉर्डर वाले और मैत्रीपूर्ण हैं। और पूर्व की तरफ बढ़ने पर बांग्लादेश और म्यांमार। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। जी, बांग्लादेश के साथ ये लगभग 4097 किलोमीटर। इससे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य लगते हैं। और सबसे पूर्व में म्यांमार, जो हमारे एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक गेटवे की तरह है। इससे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। ये तो हुए जमीनी पड़ोसी। समुद्र में हमारे पड़ोसी कौन है? दक्षिण में हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी हैं। पहला है श्रीलंका। अच्छा। इंटरेस्टिंगली ये हमसे जमीन से नहीं जुड़ा है, बल्कि पानी के एक पतले से रास्ते से अलग होता है, जिसे पाक जल डमरू मध्य या पॉक स्ट्रेट कहते हैं। पाक जल डमरू मध्य। हाँ, जल डमरू मध्य नाम में ही इसका मतलब छिपा है। डमरू जैसा आकार जो 2 बड़े पानी के हिस्सों को जोड़ता है और 2 जमीनी हिस्सों को अलग करता है। और दूसरा समुद्री पड़ोसी? हमारा दूसरा समुद्री पड़ोसी मालदीव है, जो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। मुख्य भूमि के अलावा भारत के द्वीपीय क्षेत्र भी हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये सिर्फ पर्यटन स्थल तो नहीं है, इनका सामरिक महत्व क्या है? बिल्कुल नहीं, ये भारत के सामरिक विस्तार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे लिए एक तरह से आप कह सकती हैं कि हिंद महासागर में तैनात एक ऐसा विमान वाहक पोत है जो कभी डूब नहीं सकता। अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। वाओ। जी, ये मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित हैं, जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। तो यहाँ से हम पूर्वी एशिया जाने वाले पूरे समुद्री ट्रैफिक पर नजर रख सकते हैं। बिल्कुल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु भी तो यही था। हाँ, भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित था, जो 2004 की सुनामी में दुर्भाग्य से जलमग्न हो गया। और अरब सागर में लक्षद्वीप? दूसरी तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है। ये प्रवाल द्वीपों यानी कोरल आइलैंड्स का समूह है। इनका सामरिक महत्व तो है ही, साथ ही अपनी समृद्ध जैव विविधता और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमने भूगोल के लगभग सभी पहलुओं को छू लिया, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी के लिए इन तथ्यों को वर्तमान की घटनाओं से जोड़ना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। भूगोल स्थिर नहीं है, ये भू राजनीति को आकार देता है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। हमारी विदेश नीति की बुनियाद ही हमारा भूगोल है। जब सरकार नेबरहुड फर्स्ट नीति की बात करती है तो वो इसी भौगोलिक सच्चाई का जिक्र कर रही होती है कि हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। सही, इसलिए उनके साथ अच्छे संबंध हमारी प्राथमिकताएं हैं। जब हम एक्ट ईस्ट नीति की बात करते हैं तो हम म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने भौगोलिक जुड़ाव का लाभ उठाना चाहते हैं। और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी हमारी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का जवाब देने के लिए हिंद महासागर में हमारी केंद्रीय स्थिति हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो हमारी सागर पहल इसी का एक जवाब है? हाँ, सागर पहल इसी भौगोलिक वास्तविकता की एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है। तो संक्षेप में, सीमा विवाद से लेकर व्यापार मार्गों की सुरक्षा और पड़ोसी देशों से संबंधों तक, हर चीज की जड़ में भारत का भूगोल और उसकी अनूठी स्थिति है। तो आज हमने भारत की भौगोलिक रूपरेखा को बहुत विस्तार से समझा। इसके विशाल आकार, इसकी अनूठी स्थिति, इसके जटिल पड़ोस और इसके सामरिक महत्व को। यह समझना यूपीएससी की तैयारी का वाकई पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जो मेंस के लिए उपयोगी हो सकता है। जी। कहा जाता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति उसके लिए एक वरदान है, लेकिन यही उसकी सुरक्षा और विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी प्रस्तुत करती है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कैसे किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर